नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो हमारा पहला सवाल है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 है किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 मध्य बाल्यावस्था जो होती है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। पहला ऑप्शन है प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन 1 है जेंडर पक्षपात, ऑप्शन 2 है जेंडर पहचान, ऑप्शन 3 है जेंडर संबद्धता, ऑप्शन 4 है जेंडर समरूपता। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 जेंडर पक्षपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ऑप्शन 1 है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ऑप्शन 2 है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ऑप्शन 3 है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ऑप्शन 4 है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो ऑप्शन 1 है जॉन बी वाटसन, ऑप्शन 2 है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन 3 है जीन पियाजे, ऑप्शन 4 है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो 5 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन 2 लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन 2 है जोर से बोलना, ऑप्शन 3 है पाड़ या ढांचा, ऑप्शन 4 है आत्मकेंद्रित वार्ता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 व्यक्तिगत वार्ता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन 1 है प्रबलन, ऑप्शन 2 है अनुबंधन, ऑप्शन 3 है मॉडलिंग, ऑप्शन 4 है पाड़ या ढांचा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 पाड़ या ढांचा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो ऑप्शन 1 है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, ऑप्शन 2 है संरक्षण कक्षा समावेशन, ऑप्शन 3 है आस्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व, ऑप्शन 4 है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 संरक्षण और कक्षा समावेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो इसका ऑप्शन है पहला
स्कीमा, ऑप्शन 2 है अवलोकन अधिगम, ऑप्शन 3 है अनुबंधन, ऑप्शन 4 है प्रबलन। तो इसका राइट आंसर है 9 नंबर का ऑप्शन 1 स्कीमा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ऑप्शन 2 है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ऑप्शन 3 है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ऑप्शन 4 है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो ऑप्शन 1 है बुद्धि की निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, ऑप्शन 2 है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, ऑप्शन 3 है बुद्धि की एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है, ऑप्शन 4 है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो 11 का ऑप्शन 4 सही है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन 1 है सृजनात्मक विचारक, ऑप्शन 2 है अभिसारिक विचारक, ऑप्शन 3 है अन्वय विचारक, ऑप्शन 4 है आत्म केंद्रित विचारक। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 सृजनात्मक विचारक गुणों का प्रदर्शन कर रही है रूही। अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन 2 है इस स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार कर लेना चाहिए, ऑप्शन 3 है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ऑप्शन 4 है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शन 1 है तैयार नहीं करना चाहिए, ऑप्शन 2 है कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऑप्शन 3 है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ऑप्शन 4 है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो ऑप्शन 1 है न्यून अवधान विकार, ऑप्शन 2 है अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ऑप्शन 3 है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन 4 है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा आसक्त बच्चों के प्रति सहानुभूतिक अभिवृत्ति, ऑप्शन 3 है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन 4 है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो 16 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3 अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन 1 है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, ऑप्शन 2 है प्रबलन पर केंद्रित है, ऑप्शन 3 है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ऑप्शन 4 है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 अवबोधन की
प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन 2 है बच्चों को दंडित करना चाहिए। ऑप्शन 3 है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। ऑप्शन 4 है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन 1 है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। ऑप्शन 2 है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन 3 है यंत्रवत याद करना। ऑप्शन 4 है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान हैं। तो ऑप्शन 1 है पूर्णतया अलग। ऑप्शन 2 है स्वतंत्र। ऑप्शन 3 है सन्निहित। ऑप्शन 4 है संबंधित नहीं है। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, सन्निहित है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। ऑप्शन 4 है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। आंसर है ऑप्शन 4, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो ऑप्शन 1 है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन 2 है यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। ऑप्शन 3 है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ऑप्शन 4 है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन 1, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों के अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन 1 है बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है। ऑप्शन 2 है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ऑप्शन 3 है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन 4 है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? ऑप्शन 1 है शारीरिक दंड। ऑप्शन 2 है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ऑप्शन 3 है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ऑप्शन 4 है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन कूट। ऑप्शन 1 है 1 और 2। ऑप्शन 2 है 2 और 3। ऑप्शन 3 है 1, 2 और 3। ऑप्शन 4 है 2, 3 और 4। तो 24 का राइट आंसर है हमारा 24 का राइट आंसर ऑप्शन 2 है 2 और 3। मतलब सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रथाएं अधिगम को बढ़ावा देती है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन 1 है
एक व्याख्यान देकर के। ऑप्शन 2 है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। ऑप्शन 3 है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन 4 है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? तो ऑप्शन 1 है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना। ऑप्शन 2 है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। ऑप्शन 3 है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। ऑप्शन 4 है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो 26 का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन 4, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन 4 जो है 26 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो ऑप्शन 1 है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन 2 है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बालावस्था। ऑप्शन 3 है मध्य बालावस्था एवं किशोरावस्था। ऑप्शन 4 है किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो जो 27 का राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 1, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था शारीरिक वृद्धि एवं विकास की तीव्र गति से घटित होती है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन 1 है विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन 2 है विकास परिवर्तीय होता है। ऑप्शन 3 है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन 4 है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो 28 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 4, विकास सार्वभौमिक है और तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन 1 है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति या कोड। ऑप्शन 2 है जन्मजात विशेषताएं। ऑप्शन 3 है पर्यावरणीय प्रभाव। ऑप्शन 4 है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो 29 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 है परिवार एवं पास पड़ोस। ऑप्शन 2 है परिवार एवं मीडिया। ऑप्शन 3 है विद्यालय एवं मीडिया। ऑप्शन 4 है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, विद्यालय एवं मीडिया द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।